तो अध्याय 4 पढ़ रहे थे हम कक्षा 8वीं में धातु और अधातु। तो धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण आज पढ़ेंगे। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। लोहे में जंग लगने की घटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन से वायु में दहन का क्रियाकलाप किया। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्सीजन बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। तो आयरन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनते हैं। जैसे ये अभिक्रिया दी गई है। तो इसमें दोनों में ऑक्साइड बनते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मतलब मैग्नीज को जलाया जाता है तो मैग्नीज ऑक्साइड बनता है। जैसे दिया है Mg+O2 तो बनेगा MgO मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, ये बनेगा आयरन ऑक्साइड। तो जंग लगने की प्रक्रिया Fe+O2+H2 ये बनता है H2O। तो आयरन का सूत्र बनता है, मतलब आयरन ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। आप अब इस मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लता प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इसके विलयन को पानी में इसकी राख को पानी में घोल के उसका परीक्षण करते हैं कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आप इसको किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे। तो आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्योंकि लाल लिटमस को नीला कर देते मतलब वो क्षार हैं। समानतः धात्विक ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय हो। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। आइए अब धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं, अब इसको जब पानी में घोला जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। देखो इसको जल में घोलेंगे मतलब पानी में मिलाएंगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो सल्फ्यूरस अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात इसकी प्रकृति अम्लीय होती है।
प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 4 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है और कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करते हैं। समानतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस भी एक सक्रिय अधातु है, लेकिन वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ ले। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। फिर अम्लों से अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नदियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में भौप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, पॉप ध्वनि। आपने पाया होगा कि अधातु समानतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। पॉप ध्वनियाँ दर्शाती हैं, पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखें। जैसे इसमें 5 बीकर लिए गए हैं। एक बीकर का नाम ABCDE। ए बीकर में कॉपर सल्फेट, बी में भी कॉपर सल्फेट, सी में जिंक सल्फेट, डी में आयरन सल्फेट और ई में ठीक है जिंक सल्फेट। लेकिन कॉपर सल्फेट और प्लस जिंक का टुकड़ा डाला जाता है। कॉपर सल्फेट आयरन का टुकड़ा डालते हैं उस विलयन में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बीकर ए में लिया गया है कॉपर सल्फेट और जिंक, तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट को विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इधर बनता है जिंक सल्फेट
और कॉपर निकल जाता है। अब इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया लिख सकते हैं। अब बीकर बी में क्या होगा, इसमें भी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है, तो जी आयरन इसको इधर बनेगा आयरन सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, जिसकी प्रणाली में है कि बी में है। ठीक है, बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता है। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा, जिंक का कॉपर द्वारा। अब इसमें क्या होता है, बीकर सी में जिंक सल्फेट है प्लस कॉपर है, तो कॉपर जिंक को विस्थापित कर देता है। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा, जिंक का कॉपर द्वारा विस्थापन हो जाता है और इधर जिंक निकल जाता है, और ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो जाता है, और ई जो ई है, ई में क्या इधर जिंक सल्फेट है, तो आयरन, उसका आयरन सल्फेट बनेगा और जिंक निकल जाएगा। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कॉपर जिंक को, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर। तो जो क्या होता है कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करने में सक्षम नहीं होता है। परंतु क्यों, जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तत्वों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है, और यह नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं होती, और बीकर जो डी और ई है इसमें भी कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। फिर धातु और क्या आप जिंक आयरन कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। धातु और अधातुओं के उपयोग आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर, गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिनका बैंगनी रंग का विद्यालय एंटीबायोटिक के रूप में घायों पर लगाया जाता है।
बैंगनी रंग का विलयन। फटाकों में प्रयुक्त होने वाली धातु, आप अनुभव से धातु और अधातुओं के कुछ उपयोग जोड़ सकते हैं।